हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। ये है हमारी एनवीएस की क्लास नंबर 4 और ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिविक्स। ठीक है, आई एम श्वेता पांचाल और आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले बता दूं, Q&A सेशन होगा हमारा कल रात 9 बजे। ठीक है, जितने भी आपके एनवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सभी क्वेश्चंस के लिए जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। 9 o'clock हमारा Q&A सेशन रहेगा और ध्यान रखना। ठीक है, क्लास 4 है ये, सिविक्स हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री हम कर चुके हैं फिनिश। इसके अलावा हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके अलावा हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज हैं वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी लोकतंत्र और विविधता। इसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से देश में विविधता जब भी होती है, या कोई भी देश हो, बहुत सारे देश होते हैं, सब में विविधता है। इसके अलावा विविधता के आधार पर यानी डाइवर्सिटी के होते हुए भी लोकतंत्र वाला जो शासन है, ये जो व्यवस्था है, ये किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम कर सकती है, या फिर क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो हमने वहां पर डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल सभी को पता है क्या होता है कि एक दलों की अगर बात की जाए तो दल का मतलब क्या होता है, एक तरीके का ग्रुप। ठीक है, इसको अगर बड़े लेवल पे बोले तो हम क्या कह देंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई संस्था, बड़ी संस्था। तो दल की अगर बात करें, दल बनता है बहुत सारे लोगों के ग्रुप से। तो ग्रुप्स तो आपने देखा ही है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप कैसा है, लोगों का जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और इसमें लोगों को क्या लोगों का ये ग्रुप एक पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो करता है। और ये ग्रुप किस वजह से बनता है, ये बनता है सरकार बनाने के लिए। ठीक है, चुनाव करने के लिए, एक देश की सरकार को चलाने के लिए बहुत सारे क्या होता है राजनीतिक ग्रुप बनते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम एक दलीय व्यवस्था की बात करें, कुछ कंट्रीज में क्या है, एक दल की व्यवस्था होती है, कुछ कंट्रीज में दो दल की व्यवस्था होती है, कुछ कंट्रीज में बहुदल की व्यवस्था होती है, यानी कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो इन सब चीजों को ही हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दल की जरूरत, कि एक राजनीतिक जो दल है हमें उसकी जरूरत ही क्या है। तो सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले लोकतंत्र की। एक लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये राजनीतिक दल ही है जो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करेगा और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। मतलब आगे बढ़ाने का मतलब है उसकी प्रगति के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल व्यवस्था तो बहुत जरूरी हो जाती है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि लोगों की इसके बारे में क्या राय है, अगर आप भी अगर किसी इंसान से पूछें कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, संविधान क्या होता है, तो इसके बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन मोस्टली लोगों को पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है इसके बारे में जरूर ही पता होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के जो विचार होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, और उस विचार से रिलेटेड कुछ व्यक्ति भी होते हैं जो जिनका हम क्या करते हैं, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन ठीक से नहीं पता हो, लेकिन अगर उन्हें किसी खास ग्रुप के बारे में उनसे पूछा जाए तो वो उस बारे में उनके बारे में बता देंगे। तो ये हमारी रुचि के ऊपर और हमारे इंटरेस्ट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है कि हम कौन से दल की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान की, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, संविधान यहाँ पर है, और संविधान की वजह से हमें काफी सारे अधिकार, काफी चीजें मिली हैं, जैसे कि समानता, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब जो चीज है ये संविधान में मेंशन है। इसके अलावा कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो संविधान के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, और हर पार्टी की अपनी अलग अलग क्या होती है, विचारधारा होती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल भी फेमस नहीं होती और वो अपने कुछ अलग ही कामों के लिए जानी जाती हैं। तो इस तरीके की भी चीजें देखने को मिलती है। अब ये है कि दलों का जो प्रदर्शन है वो अगर खराब होता है तो लोग पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल या फिर जिम्मेदार उस दल को ही ठहरा देते हैं। अगर ज्यादातर लोगों से पूछा जाए तो क्या कहते हैं, अरे भाई पॉलिटिक्स नहीं, मुझे तो पॉलिटिक्स से दूर ही रखो। मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में मैं अपने कोई भी राय नहीं देना चाहूंगा। ठीक है, ये इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, या फिर मुझे ज्ञान भी है तो मैं इस बारे में बोलना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि सब पार्टीज एक जैसी होती है। मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही बोलते हैं,
कि जो पार्टी आती है वो पहले अपने अलग अलग वादे करेगी और फिर बाद में कोई भी काम नहीं करती। तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे बोलते हैं कि बहुत खराब चीज है, और देश में जो भी कुछ खराब चीजें हो रही हैं या फिर जो सही चीजें हो रही हैं उन सबका रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जा सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो सरकार है उसको। ठीक है, तो कुछ खराब बताते हैं, कुछ सही बताते हैं, तो यही वाली सिचुएशन होती है। तो पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है, सामाजिक और राजनीतिक विभाजन देखने को मिलता है समाज में। ठीक है, तो यही एक चीज है। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें सच में किसी राजनीतिक दल की जरूरत है? तो इसका आंसर यही होगा कि हाँ, बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए एक जरूरी है एक खास तरीके का एक स्ट्रक्चर होना, एक व्यवस्था होना, और ये व्यवस्था कौन सी है, पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो लोकतांत्रिक, स्पेशली लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक अगर कंट्री की बात करें तो यहाँ पर तो पार्टीज जरूरी होंगी। अगर एक पार्टी का वर्चस्व है यानी डोमिनेंस है किसी कंट्री में, किसी कंट्री में 2 पार्टी भी हैं, और किसी कंट्री में बहुत सारी पार्टीज भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर यही चीज है कि हाँ, जरूरत पड़ेगी अगर देश के लिए कुछ व्यवस्था बनानी है या फिर उसको सही तरीके से चलाना है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे राजनीतिक जो दल है उसका क्या अर्थ होता है। तो लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यानी एक नॉर्मल दल क्या करेगा, अपने ही विचारों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीतिक दल की बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे लोग होंगे जो एक पर्टिकुलर विचारधारा से क्या करेंगे, अग्री करेंगे, यानी उससे सहमत होंगे, और वो उसके क्या बन जाएंगे, फिर मेंबर बन जाएंगे। और ये दल क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा और सरकार में अपनी भागीदारी शो करेगा, और फाइनली वो चाहेगा कि उस देश में उसकी सरकार जो है वो स्थापित हो जाए, और फिर वो अपने हिसाब से नीति बनाएगा, कार्यक्रम बनाएगा और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। फिर है राजनीतिक दल के घटक। राजनीतिक दल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो नीति बनाने का काम करता है, नीति यानी पॉलिसीज बनाता है देश के लिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बनाता है, और इनके थ्रू ही वो जो अपने उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करता है। ठीक है, यानी जो उसने अपने गोल्स सेलेक्ट किए हुए हैं कि एक बार सरकार बन जाए मैं ये चीज करूंगा, या फिर हम एक जो ग्रुप है वो वादा करती है कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम देश के लिए इतना सारा काम करेंगे, लोगों को यही सुविधाएं मिलेंगी और काफी ज्यादा चीजें होंगी, जैसे कि एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, रोजगार के मामले में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है। तो राजनीतिक दल के घटक की अगर हम बात करें तो इसमें 3 घटक इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहले क्या बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या होगा, एक लीडर होगा। दूसरा क्या होगा, उसके क्या होंगे, सक्रिय सदस्य होंगे, यानी एक्टिव क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। इसके अलावा क्या होंगे, इसके कुछ अनुयायी या फिर समर्थक होंगे, यानी इसके क्या होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के कुछ फॉलोवर्स होंगे। इसके अलावा कुछ सपोर्टर्स भी होंगे। ठीक है, यानी इस पॉलिटिकल पार्टी के विचारों को फॉलो करने वाले लोग भी होंगे और उसके समर्थक फिर वो बन जाएंगे। तो राजनीतिक दल के घटक ये हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर हम बात करें तो समाज जो है उसकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, ठीक है, उनकी पूर्ति के लिए भी ये आगे आते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि समाज में राजनीतिक विभाजन भी ये दर्शाता है। कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो समाज में बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाता है। तो ऐसा भी होता है कई बार कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी खास वर्ग या किसी खास समुदाय से रिलेट भी करती हो। ठीक है, तो हर तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उस तरफ उनका जो झुकाव है वो ज्यादा होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर विचारधारा या किसी वर्ग के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक जो दल हैं उसके काम क्या होते हैं। ठीक है, यानी दल के क्या कार्य होते हैं, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें इंग्लिश में तो वही चीज है कि फंक्शंस क्या होते हैं इसके। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल जो ग्रुप है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम तो होता है चुनाव को ही लड़ना, यानी कोई भी दल जो होता है वो आता है और इलेक्शन में यानी चुनाव में पार्टिसिपेट करता है, और उसका जो मेन गोल होता है वो होता है अपनी सरकार बनाना। अपने वो उम्मीदवार खड़े करता है, यानी अपने कैंडिडेट्स खड़े करता है, और कैंडिडेट्स का जो अगर सिलेक्शन की बात किया जाए तो अमेरिका जैसे देश में, ठीक है, अमेरिका जैसे देश में उम्मीदवार का जो चुनाव होता है वो कौन करता है, वो उस दल के सदस्य या फिर समर्थक करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अमेरिका जैसे देश में उस दल के उम्मीदवार कौन होंगे, उसका चुनाव कौन करेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य या फिर समर्थक। और अगर भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ पर उम्मीदवार कौन होगा, इसका सिलेक्शन कौन करता है, कोई भी
नेता, मतलब उस पार्टी का नेता। सही है, उस पार्टी का जो नेता होता है वो डिसाइड करेगा कि उम्मीदवार कौन बनेगा। ये बात है भारत में, और अमेरिका में उस पार्टी के यानी सपोर्टर या सदस्य जो होते हैं वो इस चीज को देखते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि मेन पॉइंट तो इसमें यही है, चुनाव लड़ने का काम करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना। सभी को पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने एक पर्टिकुलर नीति या फिर अपने कुछ कार्यक्रम लोगों के सामने रखते हैं जब भी इलेक्शन की बात होती है। सपोज इलेक्शंस आने वाले हैं या फिर इलेक्शंस आने वाले नहीं भी हैं तो भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलते ही रहते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, और वो लोगों के सामने ये बताते हैं या फिर मतदाताओं के सामने जो वोटर्स हैं उनके सामने ये चीज प्रस्तुत करते हैं कि हमारे पास एक कामों की एक लिस्ट है और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन कामों को पूरा करेंगे, मतलब आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो लोग क्या होते हैं कि अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो यहाँ पर जो सबके इंटरेस्ट होते हैं, हित होता है, वो बिल्कुल मिले जुले होते हैं, यानी सब लोगों को साथ लेके चलने की यहाँ पर पॉलिसी अपनाई जाती है। चाहे विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी की कुछ भी हो, लेकिन मेन चीज क्या होती है कि देश के हित में उनको कार्य करना है, देश की प्रगति में ही उनको अपना योगदान देना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कानून निर्माण, तो कानून निर्माण में भी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का होता है। ठीक है, देख लेते हैं कानून निर्माण यानी मेकिंग लॉज, कानून बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या होता है कि कानूनों पर क्या होता है ऑफिशियली या फिर कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से बहस होती है और उन्हें कहाँ ले जाया जाता है, विधायिका के पास ले जाया जाता है। और विधायिका जो होती है उसमें ज्यादातर उसी पॉलिटिकल पार्टी के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, उसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होते हैं और वो क्या करेंगे कि अपने दल के हिसाब से, अपने दल के निर्देश पर ही क्या करेंगे, कानून बनाने का काम करेंगे। इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके उसकी जो विचारधारा है उसके हिसाब से वो कानून बनाने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा जोर वो अपने हिसाब से फिर कानून बनाएगी और पिछले कानूनों के हिसाब से उसमें संशोधन करने को भी वो कई बार तैयार हो जाते हैं। तो वो देखते हैं कि कौन सा कानून देश के लिए सही है, इसमें उनकी विचारधारा का पूरा पूरा रोल होता है। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के निर्देश पर ही क्या होता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया भी चलती है। नेक्स्ट हम बात करें क्या काम होता है किसी राजनीतिक दल का, तो सरकार बनाना और सरकार को चलाना, यानी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ठीक है, यानी सरकार को बनाना और चलाना। हमने भी देखा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपने कुछ नीतियां, अपने कुछ पॉलिसीज होती हैं, अपने कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। हर जो राजनेता होता है उनको वो क्या शो करता है, लोगों के सामने, वोटर्स के सामने उस चीज को शो किया जाता है। ठीक है, तो हर एक दल का अपने विचारधारा के हिसाब से वो अपने प्रोग्राम और पॉलिसी बना लेते हैं। अब जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, नेता का चुनाव करती हैं। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, फिर प्रशिक्षित किया जाता है और पार्टी के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उसमें वो पूरी तरीके से ढला हुआ होता है और उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, मंत्री भी उस हिसाब से ही काम फिर आगे करते हैं। ठीक है, जो मंत्री होते हैं वो पार्टी के अनुसार ही तो काम करेंगे। पार्टी जिस तरीके से विचारधारा होगी उस विचारधारा के हिसाब से ही चीजों को सही वे में देखेगी और उसी हिसाब से आगे पॉलिसी बनाने का या फिर सरकार चलाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है विरोधी पक्ष की भूमिका, यानी रोल ऑफ अपोजिशन। ठीक है, रोल ऑफ अपोजिशन यानी जो सरकार, एक सपोज इलेक्शन हुए और उसमें एक पर्टिकुलर दल की सरकार बनी और उस सरकार के अगेंस्ट जो सरकार है, जो दल है, वो होगा विरोधी दल या विरोधी पक्ष। ठीक है, तो विरोधी पक्ष का क्या काम होता है, सबसे बड़ा काम तो ये होता है कि जो सरकार की नीतियां होती है या सरकार की पॉलिसीज जो होती हैं उनको क्रिटिसाइज करने का, उनकी आलोचना करने का काम, और एक तरीके से क्या करता है, सरकार को बताता है कि तुम्हारी ये जो पॉलिसीज है ये सही नहीं है। इसके अलावा सरकार की फेलियर को भी दर्शाता है कि सरकार कहाँ कहाँ पर, सपोज अगर कहीं पर कोई दंगे हो जाए या फिर कोई एक चीज खराब हो जाए, देश में कोई एक आंदोलन हो जाए, तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि सरकार जो है इसके लिए कुछ काम क्यों नहीं कर रही है। तो ये काम किसका है, ये काम है विरोधी पक्षों का। ठीक है, तो आलोचना करने का काम ये है और इसी हिसाब से जो भी सरकार में गलतियां होती हैं उसके हिसाब से ही ये लोगों के जो माइंड है या फिर जो लोगों की जो विचारधारा है उसके ऊपर फिर अपनी विचारधारा को आगे बताने की कोशिश करते हैं। मतलब सरकार के
रहते एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल है, उसकी जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से कोई आंदोलन छिड़ गया सपोज, तो विपक्षी दल जो है वो इस चीज का फायदा उठाएगा। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल्स पर भी देखा होगा कि आपस में उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाते ही रहते हैं अक्सर, ठीक है। तो मुद्दों को उठाना तथा आंदोलन की शुरुआत करना। मुद्दों को उठाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ एक मुद्दे जो कि सरकार जिन पे ध्यान नहीं दे रही है, तो उस मुद्दों को भी उठाया जाता है, ठीक है। सपोज पिछली जो सरकार थी उसने कोई चीज सही नहीं की है, तो अब जो सरकार आई है, सरकार बनी है, तो सरकार बनते ही वो कुछ अपने जो मुद्दे हैं उनको उठाता है और आंदोलन की भी शुरुआत कर सकता है, ठीक है। तो यही है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे आगे बढ़ाना, यानी जन कल्याण के कार्यक्रम बनाना। अगर हम बात करें एक साधारण व्यक्ति की या साधारण नागरिक की, तो उसके लिए किसी सरकारी अधिकारी से रिलेशन बनाना इतना आसान नहीं होता, यानी उसकी पहुंच वहां तक इतनी नहीं होती जितनी किसी नेता के साथ उसकी पहुंच हो सकती है, क्योंकि वो उसके पर्टिकुलर नीति, उसके पर्टिकुलर कार्यक्रम या उसकी सोच से, विचार से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो उसे पता है, चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी पर विश्वास हो या नहीं हो, पर फिर भी वो उससे कहीं ना कहीं गहरे तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यही चीज है कि दलों में लोगों की डिमांड और उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है, लोगों की मांग और उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है और उस हिसाब से पॉलिसीज बनाने की बात होती है। जनमत का निर्माण का मतलब है यहाँ पर शेप पब्लिक ओपिनियन। ये एक तरीके से कह सकते हैं हम कि यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक ओपिनियन। जनमत का निर्माण शेप्स पब्लिक ओपिनियन। इसमें क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, वो देश में हर जगह होते हैं और ये क्या काम करते हैं, लोगों को पॉलिसीज के बारे में बनाना, लोगों को ये बताना कि कहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर लेते हैं, हिसाब से अपने मित्र संगठन बना लेते हैं या फिर अपने कुछ दबाव समूह बना लेते हैं, यानी प्रेशर ग्रुप्स बना लेते हैं। और प्रेशर ग्रुप्स में सभी एक ही तरीके के लोग शामिल होते हैं। सपोज अगर किसान है तो किसान एक ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, अपना खुद का एक दबाव समूह बना लेंगे, प्रेशर ग्रुप बना लेंगे। मजदूर हो सकते हैं, बहुत अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, आगे अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये आगे आंदोलन करने जैसा काम भी कर सकते हैं। इस तरीके समाज की जो राय है उसको कहीं ना कहीं बनाया जाता है। ये काम कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज। आपने देखा होगा ना, कुछ बहुत सारे दबाव समूह होते हैं, उनका जो सपोर्ट है वो कौन करता है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कि हाँ भी हम तुम्हारे साथ हैं। अब आता है दलों की जरूरत। वैसे हमने बात कर ली दलों की जरूरत क्यों है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना दल के नहीं हो सकते। अगर स्पेशली लोकतांत्रिक सरकार की बात करें, अगर दल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास कोई एक उम्मीदवार नहीं होगा, तो सबकी सरकार कैसी होगी, हमारे पास होगा निर्दलीय होंगे, ठीक है, जिनका कोई दल नहीं है। और इस तरीके से अगर हम किसी भी तरीके से सरकार बन भी जाएगी तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जवाबदेह कोई भी नहीं होगा, सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, इस क्वेश्चन के ऊपर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी व्यक्ति सोचने वाला नहीं होगा और कोई भी देश को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर दल ही नहीं होगा या फिर अगर गैर दलीय आधार देखा जाए, तो इस हिसाब से जो पंचायतें होती हैं, यहाँ पर क्या काम होता है, पंचायतों का जो चुनाव होता है उसमें जो है अलग अलग ग्रुप होते हैं, क्या करते हैं, ये अपने औपचारिक रूप से अपने जो उम्मीदवार हैं उनको खड़ा करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, उसका प्रचार किया जाता है हर जगह और पूरा गांव फिर क्या होता है, कई खेमों में बट जाता है कि हम तो इस वाले को सपोर्ट करेंगे, हम तो इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने उम्मीदवारों का एक पैनल रेडी करते हैं और उसके बाद क्या होता है, राजनीतिक दल भी यही काम करता है और उस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है वो भी कुछ इस तरीके का काम ही करती है, ठीक है। उनकी भी कुछ अपनी पॉलिसीज होती हैं, इनके अंदर भी मेंबर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, सदस्य होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं। तो इस तरीके से ही देश आगे बढ़ पाता है। तो दलों की जरूरत इसीलिए है ताकि देश को एक सही तरीके से, एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। दिशाहीन रहेगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, कोई एक रिस्पॉन्सिबल एक पार्टी नहीं होगी जो देश को चलाए। हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा, देश को रिप्रेजेंट कौन करेगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी हर देश में जरूरी है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर देश में पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एक दलीय, द्विदलीय या फिर बहुदलीय। कोई देश पुराना हो या नया हो, विकसित हो या विकासशील, कोई छोटी कंट्री हो या फिर बड़ी कंट्री, हर जगह आपको दल देखने को तो जरूर ही मिल ही जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टीज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक देश में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, चुनाव आयोग जो होता है उसका काम क्या होता है, ये डिसाइड करना होता है कि जो एक पर्टिकुलर पार्टी है, कौन सी पार्टी है, इसको कौन से लेवल पर रखा जाएगा, ठीक है, उसकी सारी कंडीशंस को देखते हुए। इसके अलावा उसको पंजीकृत करना और सारे जो काम है इलेक्शन से रिलेटेड, वो कौन देखता है, चुनाव आयोग, ठीक है। अगर हम बात करें दलों की, तो हम देखते हैं एक दलीय प्रणाली देखने को मिलती है कुछ कंट्रीज में। जैसे कि चीन की बात करें तो वहां पर कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो मेन पार्टी के रूप में हमेशा देखी जाती है। वैसे हालांकि वहां पे लोगों को राइट दिया गया है, वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, लेकिन जब पता ही है कि एक दल का ही प्रभुत्व रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का भी कोई फायदा वहां पर नहीं होगा। इसीलिए जब चुनाव होते हैं तो उसमें सत्ता में जो प्रतिद्वंदिता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है एक दलीय पार्टी में, क्योंकि सबको पता है कि पार्टी तो हमेशा से ही ये ही रहने वाली है। तो लोकतांत्रिक विकल्प हमारे पास फिर नहीं होता। लोकतंत्र देश में एक दलीय पार्टी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो लोकतंत्रीय विकल्प ही एक तरीके से नहीं होता। अगर हम बात करें दो पार्टी सिस्टम की, ठीक है, यानी दोहरा जो पार्टी सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, एक नहीं बल्कि दो दल होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार एक पार्टी का प्रभुत्व हो गया, अगली बार दूसरी पार्टी का, तो इस तरीके से बदलती रहती है पार्टीज, लेकिन जो प्रभुत्व होगा वो दो पार्टीज का ही अपने आप ही बना रहेगा। अगर हम देखें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में इस तरीके की चीजें देखने को आपको मिलती है, दो दलीय प्रणाली यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, आए दिन बनते ही रहते हैं। तो वही वाली चीज है, भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है और जिसमें क्या होता है, कई बार गठबंधन सरकार भी देखने को मिलती है। ये बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था का ही एक उदाहरण है गठबंधन प्रणाली, ठीक है। भारत जैसी कंट्री में, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर दलों को बनाने के लिए कोई ऐसी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के नागरिक होने चाहिए और वो अपना दल बना सकते हैं कुछ एक कंडीशंस के साथ। तो बहुदलीय व्यवस्था में क्या किया जाता है, चुनाव लड़ा जाता है, ठीक है, और फिर सत्ता में आने की बात होती है और फिर उसके बाद पॉलिसीज के थ्रू देश को आगे बढ़ाने का काम होता है। लेकिन चुनाव में अगर कोई एक दल अपना पूरा जो सीट है वो हासिल नहीं कर पाता, तो बहुत सारे जो दल है वो मिलकर क्या करते हैं, गठबंधन सरकार बनाते हैं। यानी कई सारी जो पार्टीज होती हैं वो अपना सपोर्ट उस पार्टी को देती हैं और फिर फाइनली गठबंधन सरकार बन जाती है, ठीक है। ऐसे ही गठबंधन की अगर बात करें तो तीन तरीके के हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमने देखा 2004 में इलेक्शन में, संसदीय चुनाव जो हुए थे, उसमें पहले कौन सा देखने को मिला, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, और लास्ट है वाम मोर्चा, ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। हालांकि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो जो कंडीशन है बहुत मैसी हो जाती है, मतलब घालमेल वाली चीजें देखने को मिलती है। अब दो लोग जब मिलकर साथ काम करते हैं तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट तो उनमें भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। सपोज अगर किसी एक चीज में बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेने के लिए कह दिया जाए तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, सबकी राय अलग होगी, सबके विचार एकदम अलग होंगे, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। और ज्यादातर देखने को यही मिला है, गठबंधन की सरकार फिर गिर जाती है। इसलिए अगर एक पार्टी को प्रॉपर तरीके से वोट मिल जाए तो वो पार्टी अपनी खुद की सरकार बना लेती है। अगर वो उसको जितने वोट चाहिए उतने वोट नहीं मिल पाते हैं तो उन वोट को पूरा करने के लिए दूसरी पार्टी उसके साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेती हैं, ठीक है। तो जब ये होता है कि सरकार गिर जाती है, पार्टी सपोर्ट हटा लेती है गठबंधन सरकार में, तो इससे क्या होता है, एक देश में अस्थिरता आ जाती है, यानी स्टेबिलिटी नहीं रहती, जिसका जो प्रभाव है वो उसके विकास पर, किसी भी उस देश के विकास पर देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर। तो एक बात बोलेगी आपसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि कौन सी बेहतर चीज होगी, तो इससे अच्छा यही होगा कि दलीय व्यवस्था की बात यहाँ पर ना की जाए, क्योंकि गठबंधन सरकार अलग तरीके की सरकार है, ठीक है। तो समाज की प्रकृति कहीं ना कहीं शो होती है एक देश के राजनीतिक स्ट्रक्चर को देखने के बाद, ठीक है, और राजनीति में विभाजन भी बहुत देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इतिहास देखें तो वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन से ही रिलेट करेगा।
तो सभी चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर देश की जो परिस्थिति है वो हर देश की पर्टिकुलर परिस्थितियां होती है जिनके हिसाब से वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका निर्माण होता है, और इस तरीके से वहाँ की उस देश की दलीय व्यवस्था का भी निर्माण होता है। जैसे किसी देश में एक दल का प्रभुत्व, किसी में दो दल का, और किसी में दो दल से ज्यादा दलों का प्रभुत्व देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल। वैसे तो बहुत सारे दल अगर ग्रुप अगर बनने लगे तो सभी को तो हम मान्यता प्राप्त दल नहीं मान सकते, तो एक कंडीशन है मान्यता प्राप्त दल, तभी तो वो आगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मान्यता प्राप्त दल जो है इसको इस चीज को इस टैग को मिलने के लिए यानी मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग जो है वो कुछ एक नियम कानून बनाते हैं। उन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद कोई एक पॉलिटिकल पार्टी क्या बन जाती है, मान्यता प्राप्त दल। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि राज्य विधानसभा होगी, उसमें चुनाव होंगे, उसमें जो टोटल मत होंगे या टोटल वोट्स होंगे उसका कितने परसेंट होना चाहिए, आपका 6%, ठीक है, या फिर उससे अधिक आपको हासिल होना चाहिए, और कम से कम 2 सीट पर जीत दर्ज होनी जरूरी है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो उसको अपने राज्य का राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको राज्य लेवल पर उसका राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया जाएगा या फिर मान्यता मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो लोकसभा चुनाव लड़ रही है, ठीक है, उसमें जो टोटल वोट है उसका, ठीक है, यहाँ पर 4 स्टेट की बात हो रही है, 4 राज्यों के विधानसभा में, कितने राज्यों के, 4 राज्यों के विधानसभा में, 4 राज्यों के विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उसमें जो टोटल वोट होंगे उसमें 6% वोट होने उस पार्टी के जरूरी हैं, ठीक है। और अगर सीट की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट जीती होनी जरूरी है, ठीक है, 4 सीट पर उसका जो जीत है वो दर्ज होनी चाहिए। तो ऐसे दल को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय दल, ठीक है। तो हमने कंडीशन देख ली है कि राष्ट्रीय दल और राज्य दल करने के लिए क्या कंडीशन होगी। अगर स्टेट लेवल का जो दल है उसकी मान्यता प्राप्त करनी है, सबसे पहले चुनाव होंगे जो स्टेट लेवल के, उसमें 6% और उससे ज्यादा का हिस्सा होना चाहिए, मतलब जीत हासिल होनी चाहिए इतनी सीट पर। इसके अलावा विधानसभा जो इलेक्शंस होंगे उसमें 2 सीट हासिल करनी जरूरी है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करना चाहती है उसके लोकसभा में 4 राज्यों में कम से कम 6% से ज्यादा उसको वोट मिलने चाहिए, और साथ में 4 जो लोकसभा में उसकी 4 जो सीट है उस पर उसकी जीत हासिल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 सीट पर राज्य में और लोकसभा के लिए 4 सीट पर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं भारत के सभी राष्ट्रीय पार्टी यानी जो हमारे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें टोटल 2022 की बात करें तो एनपीपी भी इसमें ऐड हो गया है 8 पार्टी के रूप में, नेशनल पीपल्स पार्टी, और इसकी स्थापना हुई 2013 में। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी की, जिसको कहा जाता है क्या, भारतीय जनता दल, ठीक है, भारतीय जनता दल। इसके प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का नाम है जेपी नड्डा, ठीक है, और पार्लियामेंट्री अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो ये है नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। फाउंडर की बात करें इस पार्टी के तो फाउंडर के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, और साथ में लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। ये मैं फिलहाल कंडीशन की बात कर रही हूँ, करंट कंडीशन की। फाउंडेड कब किया गया था इसको, 6 अप्रैल 1980 में, ठीक है। स्प्लिट यानी ये कौन, स्प्लिट होना मतलब अलग होना, कौन से पार्टी से अलग हुई थी, तो ये पार्टी से अलग हुई थी जनता पार्टी से, ठीक है, जनता पार्टी से। सबसे पहले भारतीय जनसंघ था, ठीक है, भारतीय जनसंघ, जिसके फाउंडर कौन थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये जो पिक्चर है श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या था, भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी कब, 1955 से लेके ये 1977 तक एक्टिव रहा।
इसके बाद जनता पार्टी बन गई, इसको जनता पार्टी बना दिया गया। कब? 1977 से लेके 1980 तक। और उसके बाद आपको पता ही है 1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम से ये दल जाना गया। आइडियोलॉजी अगर इसकी देखें, यानी अगर विचारधारा देखें तो क्या है? कंजर्वेटिव है, ठीक है। इसके अलावा राइट विंग है और राष्ट्रवाद की भावना यानी नेशनलिज्म की भावना देखने को मिलती है, हिंदुत्व की भावना देखने को मिलती है पार्टी में, ठीक है। और ह्यूमनिज्म यानी मानवता की बात भी देखने को इसमें मिलती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको करना है तो। फिर मैं इस पेज को यहां से हटा रही हूं। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती हैं वो है क्या कि इसकी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है। पॉलिटिकल पोजीशन क्या है? तो पॉलिटिकल पोजीशन के लिए इसको हम राइट विंग पार्टी कहेंगे। क्या? राइट विंग पार्टी, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके हम अलायंसेस की बात करें या फिर गठबंधन की बात करें तो क्या कहा जाता है इसके गठबंधन को? एनडीए, जिसमें बहुत सारी और पार्टी भी शामिल होती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। फर्स्ट बीजेपी अगर हम पीएम की बात करें तो ये थे अटल बिहारी, ठीक है। अटल बिहारी, जिनका कार्यकाल रहा था 1998 से लेके 2004 तक, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है फिलहाल के लिए कि प्रेसिडेंट कौन है, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप कौन सी पार्टी है यहाँ पर। ये हमारी बीएसपी, ठीक है, यानी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो ये है काशीराम। और फाउंडेड ये कब कब आई थी एग्जिस्टेंस में? तो ये आई थी 14 अप्रैल 1984 में। इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट की बात करें, करंट प्रेसिडेंट, तो ये है मायावती, ठीक है। और न्यूज़पेपर की अगर बात करें इस पार्टी के तो न्यूज़पेपर में है बहुजन समाज बुलेटिन। ये जो पिक्चर है ये है काशीराम जी की। इसके बाद अगर हम बात करें और यहाँ पर पिक्चर लगाई गई है। नेक्स्ट हम देखें तो आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी में अगर हम बात करें विचारधारा में तो सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर ये पार्टी की विचारधारा रही है। इसके अलावा कलर इसका ब्लू है, ये निशान है पार्टी का। और नेशनल स्टेटस इसको कब मिला था? नेशनल पार्टी का स्टेटस इसको मिला था 2013 में, 14 अप्रैल 2013 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इस पार्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सीपीआईएम। सीपीएम थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीएम का मतलब है मार्क्सवादी पार्टी, ठीक है, यानी मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा से परिपूर्ण पार्टी है। इसके जनरल सेक्रेटरी की अगर बात करें तो ये हैं सीताराम येचुरी। कई बार आपसे पर्सन का नाम देकर पूछ लिया जाता है कौन सी पार्टी से रिलेटेड है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। कब फाउंड किया गया था इस पार्टी को? 7 नवंबर 1964 में। इसके अलावा जो स्प्लिट है, स्प्लिट कब हुआ था? कौन सी पार्टी से ये अलग हुई थी? ये हुई थी सीपीआई से, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये अलग हो गई थी। न्यूज़पेपर इस पार्टी की अगर बात करें तो ये है पीपल्स डेमोक्रेसी। इसके अलावा गण शक्ति और देश अभिमानी। देश अभिमानी, ये कुछ न्यूज़पेपर हैं। अगर हम बात करें इसकी आइडियोलॉजी की तो कम्युनिज्म यानी समाजवाद जो है, कम्युनिज्म समाजवाद से रिलेटेड है। और मेनली इस पार्टी की विचारधारा पे मार्क्स और लेनिन की विचारधारा का असर देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पोजीशन अगर इसकी बात करें तो ये है लेफ्ट विंग पार्टी, ठीक है। कलर बात करें तो कलर इसका रेड और ये इसका चुनाव चिन्ह, ठीक है। विचारधारा के तौर पर अगर देखा जाए तो ये धर्मनिरपेक्षता की तो ये पार्टी बात करती है धर्मनिरपेक्षता की, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता के विचार रखती है, इसके अलावा लोकतांत्रिक विचार भी रखती है, ठीक है।
मार्क्सवाद और लेनिनवाद के विचार तो इसमें है ही शामिल, ये तो पता ही है आपको, मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये है इसका सिंबल, मतलब कह सकते हैं इसका चिन्ह है, चुनाव चिन्ह। और इसकी जनरल सेक्रेटरी की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये, यानी मार्क्सवादी पार्टी की हमने बात कर ली, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो ये है डी राजा, और इसको कब फाउंड किया गया था? 26 दिसंबर 1925 में, ठीक है। और अगर विंग की बात करें विचारधारा में तो ये है लेफ्ट विंग पार्टी, कानपुर में इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। और स्पेशली जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, अक्टूबर जो क्रांति हुई थी, ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था, उससे इंस्पायर्ड है ये। और काफी ज्यादा चीजें इसमें पार्टी में जो आई थी वो यहीं से इसके मेन उसमें आई थी, विचारधारा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं आप। ये है INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के तौर पर हैं सोनिया गांधी, ठीक है। फाउंडर की बात करें तो फाउंडर में है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम जिनको बोला जाता है। क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेशनल कांग्रेस है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके फाउंडर कौन है, तो है एओ ह्यूम। फाउंडेड कब? 28 दिसंबर 1885 में, लगभग 136 साल की पार्टी हो चुकी है। तो इस पार्टी से रिलेटेड आपके कुछ विचारधारा और न्यूज़पेपर, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो न्यूज़पेपर इस पार्टी से रिलेटेड कौन कौन से हैं? ये है कांग्रेस संदेश, ठीक है। इसकी जो स्टूडेंट विंग है, जो स्टूडेंट से रिलेटेड वो है NSUI, और पॉलिटिकल पोजीशन इसकी है सेंटर। अलायंसेज यानी गठबंधन इसके कौन कौन से उसमें है, क्या कहा जाता है? यूपीए। इसलिए जब बीजेपी की बात होती है तो उसके गठबंधन को कहा जाता है एनडीए, और इसके गठबंधन को कहा जाता है यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त गतिशील, सॉरी गतिशील नहीं, प्रगतिशील, ठीक है, गठबंधन। ये है इसकी विचारधाराओं में लोकतंत्र और हिंदूवादी विचारधारा है, लोकतंत्रवादी विचार है, और इस विचारधारा को ही आगे बढ़ाने की इससे बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एनसीपी। एनसीपी है राष्ट्रवादी पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां देखते हैं एनसीपी। एनसीपी है राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, सॉरी कांग्रेस पार्टी है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी, और इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है शरद पवार। फाउंडर की बात करें तो इसमें है शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर। फाउंडेड कब एग्जिस्टेंस में आई थी? 10 जून 1999 में, लगभग काफी साल हो गए हैं, 23-24 साल के आसपास। स्प्लिट यानी कौन सी पार्टी से अलग हुई थी? स्प्लिट फ्रॉम है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और स्टूडेंट विंग की अगर बात करें तो ये है NSC, और मेनली इसने मराठी राष्ट्रवाद की बात की है। गांधीवादी विचारधारा इसमें देखने को मिलती है, और लोकतंत्र का भी सपोर्ट करती है पार्टी। अगर हम इसकी पोजीशन बताएं, पार्टी पोजीशन, तो पार्टी पोजीशन है इसकी सेंटर, ठीक है। कलर है इसका पैसिफिक ब्लू। और केरला महाराष्ट्र में मेनली ये पार्टी है, ठीक है। तो चलिए आगे से देख लेते हैं एनपीपी। एनपीपी क्या है? ये वो पार्टी है जिसको अभी
कुछ टाइम पहले ही राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। पर पहले देख लेते हैं टीएमसी कौन सी है ये। इसको एआईटीएमसी भी कहते हैं, यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। इसके प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो ये है सुब्रता बख्शी। चेयरपर्सन की बात करें तो ये है ममता बनर्जी, जो कि सीएम भी हैं वेस्ट बंगाल की। साथ में हम बात करें फाउंडेड, कब ये एग्जिस्टेंस में आई थी, तो ये है 1 जनवरी 1998 से। और आपको पता ही है ये जो पार्टीज हैं वो मेन पार्टीज कुछ एक दो मेन पार्टीज हैं, उनसे ही स्प्लिट हुई सभी पार्टियां, उन सब से ही निकली हैं। तो ये है स्प्लिट कहाँ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इसका स्प्लिट हुआ, यहाँ से इस पार्टी से ही निकली है, अलग हुई है। और न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो ये है इसका जागो बांग्ला। अगर आइडियोलॉजी इसकी विचारधारा की अगर बात करी जाए तो बांग्ला राष्ट्रवाद की बात की है इसने, पार्टी ने। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता के ऊपर सपोर्ट किया है इस चीज का। एंटी कम्युनिस्ट पार्टी है ये, एंटी कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म। कलर है इसका ग्रीन। ठीक है, ये है चुनाव चिन्ह। अगर इसकी पोजीशन की बात करें, पार्टी पोजीशन, तो ये है सेंटर लेफ्ट। अब हमारे पास लास्ट पार्टी है ये एनपीपी, ये 8th नंबर की हमारे पास पार्टी है, यानी नेशनल पीपल्स पार्टी। ये गठबंधन है एनडीए के साथ भी, यानी जो बीजेपी का के साथ गठबंधन में पार्टीज हैं, ये पार्टी उनमें से भी शामिल है गठबंधन में। अगर हम इसकी विंग की बात करें तो सेंटर विंग है, रीजनलिज्म की बात को प्रमोट करता है। ठीक है। अगर इसके फाउंडर की बात को करें हम तो ये है पीए संगमा। ठीक है, और पीए संगमा का पूरा नाम क्या है, पर्नो या फिर पर्नो आगटोक, जो कि सीएम रह चुके हैं मेघालय के। ठीक है, मेनली पूछा जाता है फाउंडेड कब एग्जिस्टेंस में आई, 6 जनवरी 2013 में। और स्प्लिट कौन सी पार्टी से हुआ था इसका, ये हुआ था एनसीपी से। ठीक है, एनसीपी पार्टी से। अलायंसेस की बात करें तो ये जुड़ भी चुकी है एनडीए से, ये तो मैंने बात आपसे कर ही ली है। और मेनली ये ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लड़े जाते हैं इलेक्शंस, इसमें आंध्र प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात। ठीक है, इसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनमें भी पार्टिसिपेट इस पार्टी ने किया है। अब हम बात करते हैं कि कुछ एक चीज, नेशनल स्टेटस। नेशनल स्टेटस, हर एक पार्टी को नेशनल स्टेटस कब मिला, इसमें इंपॉर्टेंट 3 पार्टी को देखेंगे हम। एआईटीसी यानी ये जो पार्टी है, इसको स्टेटस कब मिला नेशनल पार्टी होने का, ये मिला 2 सितंबर 2016 को। यानी इस पार्टी ने वो सारी कंडीशन फुलफिल कर ली जो पूरे राष्ट्रीय लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं आम चुनाव में। तो एआईटीसी को मिला 2 सितंबर 2016 में ये स्टेटस। बीएसपी को मिला कब, 26 जनवरी 2013 में ये स्टेटस। और एनपीपी को मिला 7 जून 2019 को ये स्टेटस। ठीक है, चलिए ठीक है। तीसरे लेवल पर है जिसमें आम आदमी पार्टी जिसको 2012 में आई थी, दिल्ली पंजाब में इस वक्त है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में आई थी, पश्चिम बंगाल में है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट ये 2004 में आई थी, मेनली असम में है। और एजेएसयू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986 में आई थी, झारखंड में है मेनली ये पार्टी। इसके अलावा कुछ और पार्टीज हम देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अखिल बीजू जनता दल, बीजू जनता दल यानी बीजेडी पार्टी जो है 1997 में एग्जिस्टेंस में आई थी, उड़ीसा रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी यानी डीएमडीके 2005 में एग्जिस्टेंस में आई थी और तमिलनाडु में ये सक्रिय है। इसके अलावा इंडियन
यूनियन मुस्लिम लीग 1948 में एग्जिस्टेंस में आई थी, जो कि केरल में मुख्य रूप से सक्रिय है। हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 1968 में आई थी मेघालय से। इसके अलावा INLD यानी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, ये 1999 में एग्जिस्टेंस में आया, मेनली हरियाणा से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी 1998 में आई थी जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा सेक्युलर जनता दल, ठीक है, जनता दल 1999 में कर्नाटक और केरल में। और JDU यानी जनता दल यूनाइटेड, ये 1999 में आया, कहां पर, मेनली बिहार में, ठीक है। इसके अलावा केरल कांग्रेस, तो इन सब पार्टी की हमने बात कर ली है। मेनली जो है वो हमें नेशनल चैलेंजेस में हम बात करेंगे कि राजनीतिक दल के सामने या फिर एक सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं। राजनीतिक दल ठीक तरीके से काम तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें होती हैं जो कि फेस करनी पड़ती है इन दलों को। तो पहली चुनौती की हम बात करें वो है आंतरिक रूप से लोकतंत्र का न होना, यानी लोकतंत्र की जो मेन भावना है उसकी कमी होना। लोकतंत्र की भावना क्या कहती है कि सभी को हर तरीके से पार्टिसिपेशन दिया जाएगा और जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी के पास होगा, यानी पावर जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी। लेकिन लोकतंत्र के का जो आंतरिक भावना है उसका अभाव देखने को मिलता है। सारी की सारी जो पावर है, सारी की सारी जो ताकत है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में या फिर एक नेता के हाथ में होकर रह जाती है, और सारे डिसीजन मेकिंग जो चीजें हैं वो सारी जो पावर है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में होकर रह जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि बहुत सारे सदस्य होंगे पार्टी में, लेकिन उसमें पारदर्शिता की पूरी तरीके से कमी देखने को मिलती है। पॉलिसीज वगैरह को ठीक तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता। जो बैठकें होती हैं वो अलग तरीके से की जाती है। मतलब ऐसा होता है कि पार्टी में भी, पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, और जो पार्टी का जो अधिकार है वो कुछ लोग ही अपने हाथ में, अपने पास ही रख लेते हैं। अगर हम इसकी दूसरी चुनौती की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक जाएगा वो जाएगा डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी वंशवाद की परंपरा, ठीक है, वंशवाद की परंपरा। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, कुछ एक पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि अपने ही वंश को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, जो यानी नेक्स्ट जो नेता बनेगा वो अपने ही वंश से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके की जो चीजें होती है वो एक अच्छी पार्टी होने से उस पार्टी को रोक देती है। और परिवारवाद की भावना, यानी परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की जो भावना है, कई बार लाभ की जगह क्या कर जाती है, नुकसान कर जाती है। तो एक लोकतांत्रिक कंट्री में अगर आपके पास जो वंश में नया जो व्यक्ति है, अगला जो व्यक्ति है, अगर वो उस लायक नहीं है तो उसको हटाकर उसकी जगह पे अपनी पार्टी में से किसी अच्छे व्यक्ति को लाया जा सकता है। तो ये वाली जो प्रवृत्ति होती है ये कहीं ना कहीं पार्टी को पीछे की तरफ धकेलने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो तीसरी चुनौती है वो है पैसे की और अपराधी तत्वों की, ठीक है, यानी पैसा और अपराधी जो तत्व होते हैं उनकी घुसपैठ हो जाती है पार्टी में, जिसकी वजह से पार्टी जो है वो अपने लक्ष्य से भटक जाती है। इसको हम कह सकते हैं मनी एंड मसल्स, ठीक है, मनी एंड मसल्स पावर। इसमें क्या होता है कि पार्टी में कुछ लोगों का या कह सकते हैं कुछ वर्ग का या कुछ लोगों का प्रभुत्व हो जाता है, और वो अपने पैसे के बलबूते पे सारी चीजें करने लगते हैं। जो पार्टी है उसकी पॉलिसीज जो चलती हैं वो पैसे वालों के हिसाब से चलती हैं, या फिर पार्टी में कोई अपराधी तत्व आ जाते हैं, यानी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग एंट्री कर जाते हैं और उनके हिसाब से काम जो है पार्टी करने लगती है। तो पार्टी की जो निष्ठा है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अपराधियों का समर्थन, कई बार पार्टी जो है कुछ पार्टी में बहुत सारे अपराधी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई पॉलिटिकल पार्टीज में बात उठती है कि हमारे जो मेंबर है, किसी पार्टी के जो मेंबर्स है, जो सदस्य हैं या फिर नेता हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के, उनके ऊपर कभी ना कभी कोई केस चला हो या फिर वो किसी अपराधी प्रवृत्ति में लीन हो, तो ऐसे लोगों को भी पार्टी से दूर रखना चाहिए। चौथी चुनौती की अगर देखा जाए तो ये चुनौती है विकल्पहीनता,
ठीक है, विकल्पहीनता की स्थिति, यानी एक लोकतांत्रिक देश में अगर बहु पार्टी की बात होती है तो यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल शामिल होते हैं और हमें पता है हर एक दल की अपनी एक विचारधारा होती है जिसके ऊपर चल के काम किया जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इस विचारधारा का अभाव हो रहा है और हर एक पार्टी की विचारधारा लगभग बिल्कुल एक जैसी ही होती जा रही है। तो क्योंकि विचारधारा एक जैसी होती जा रही है तो पार्टी का जो अपना मेन जिस्ट है या पार्टी का जो मेन गोल है वो क्लियर नहीं है, तो इसकी कमी और पार्टीज में देखी गई है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनमें उनकी विचारधारा में कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, तो लोगों के पास ऑप्शंस की भी कमी हो जाती है क्योंकि दोनों ही एक तरीके के काम ही करने लगते हैं। तो ये चीज हो जाती है, बुनियादी मसलों पर बहस होना फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब के सब अब एक जैसे ही दिखने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुधार। अगर हम सुधारों की बात करें तो इसमें कुछ एक चीज सरकार की तरफ से देखने को मिली है। चुनाव आयुक्त अगर हम देखें इन चीजों के बारे में तो जो कोर्ट है, कोर्ट ने भी काफी सारे संशोधन किए हैं जिनको लेकर अब चीजें काफी सुधार में आ रही हैं। जैसे कि दल बदल की नीति को लेकर क्या होता है कि लोग बाग अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं नेता, और जिस पार्टी में फायदा उनको नजर आता है बार बार उस पार्टी से वो रिजाइन देके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो इस तरीके की चीज को लेके भी संविधान में संशोधन किया गया है कि जो दल बदल की जो राजनीति है इसको हटा देना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो दल बदल को ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, कुछ ऐसे आदेश दिए गए हैं जिसमें कि पैसे और अपराधी जो प्रवृत्तियां हैं उनको कम करने की कोशिश की गई है। और बोला गया है कि जो पार्टी के जो नेता हैं वो क्या करेंगे, सारे के सारे चीजों का ब्यौरा देंगे, अपनी सारी संपत्ति के बारे में बताएंगे, इसके अलावा आपराधिक कानूनों के मामलों के बारे में बताएंगे, उनके खिलाफ जो भी चल रहे हैं, और एक शपथ पत्र उनको देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को इन्होंने अनिवार्य कर दिया है ताकि इन सब चीजों पर रोक लगाई जा सके। ठीक है, जांच, इसके अलावा जांच भी की जाती है। ज्यादातर देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज पर कुछ अमीरों का और अपराधियों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो चुनाव आयोग ने एक चीज और करी है, एक आदेश जारी किया है, ठीक है, जिसमें कि आयकर जो है उसका रिटर्न भरना जरूरी है। तभी आप पता चलेगा कि एक जिम्मेदार आप नागरिक का रोल प्ले कर रहे हो। इस शुरुआत से काफी जो चीजें हैं उनमें बदलाव देखने को मिला है, लेकिन अंदरूनी सच्चाई तो यही है कि चीजें उस तरीके से हो ही नहीं पाती जो कि होनी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक कामकाज में क्या कह सकते हैं कि कानून तो बहुत सारे बनाए गए पर पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, एक व्यवस्थित कानून बनाया जा सकता है चीजों को लेकर ताकि जो सबकी एक्टिविटीज हैं वो साफ तौर पर दिखाई दी जाए। इसके अलावा सुधार में हम महिलाओं के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात की जाती है और जो टिकट है वो महिलाओं को दिए जाने चाहिए। इसके अलावा चुनाव का जो खर्च है उसका पूरा जो ब्यौरा है वो सरकार दे, यानी सरकार उस खर्चे को उठाए, क्योंकि चुनाव का अगर खर्चा सरकार उठाएगी तो पार्टी को दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं इस चीज को बचाया जा सकता है आगे बढ़ने से, आपराधिक प्रवृत्तियों को। ठीक है, इसके अलावा बस यही मेन चीज है। इसके अलावा 2 ऐसे तरीके हैं जिनसे जो है लोगों को अवेयर किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि राजनीतिक दलों पर लोगों का दबाव बने, यानी लोगों को ये बताना चाहिए कि हमें तुम्हारी सारी पॉलिसी, सारी अच्छी और बुरी बातें पता है। ठीक है, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा कोई भी दबाव समूह काम करेगा, और आंदोलन ये सब के थ्रू मीडिया ये सब क्या करते हैं, ये एक तरीके से राजनीतिक दल को प्रदर्शित करते रहते हैं कि क्या इसमें अच्छा और क्या बुरा हो रहा है। इसमें है दूसरा तरीका ये है सुधार का कि जो सुधार की इच्छा रखने वाले लोग हैं वो खुद को राजनीतिक दलों में शामिल कर लें, यानी राजनीतिक जो दल है उसमें अच्छे लोगों की एंट्री हो जाए, यानी जो ठीक लोग हैं जो सुधार चाहते हैं तो ऐसे लोगों की एंट्री होना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक में देखा, काफी अच्छा ये टॉपिक था, नेशनल और क्षेत्रीय लेवल पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। इसलिए इसके अलावा क्या जरूरी चीज है राजनीतिक दल से रिलेटेड। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर होता है फिनिश, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और Q&A सेशन रात को 9 बजे है कल, और इसके लिए आप आइए जरूर। ठीक है, नोटिफिकेशन मैं कल सुबह भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। MCQs की सीरीज भी ऐसी चलती रहेगी। इसके अलावा सिविक्स की नेक्स्ट क्लास के लिए आप जल्दी से रेडी रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।